नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं ऋतु वर्मा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की। संसद सत्र की हर एक खबर पर रहेगी हमारी नजर। आज राज्यसभा में बोल सकती हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। इसके अलावा बांग्लादेश में हो रहे आम चुनाव पर भी रखेंगे नजर। T20 विश्व कप में आज भारत वर्सेस नामीबिया के बीच होगा मैच। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरें। संसद के बजट सत्र में अहम विधायी कामकाज जारी। लोकसभा में औद्योगिक संबंध संहिता संशोधन बिल 2026 पर चर्चा शुरू। राज्यसभा में श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री शोभा कंदलाजे ने बताया जम्मू कश्मीर में रोजगार पैकेज से सुधरी स्थिति। राहुल गांधी के खिलाफ लोकसभा में निशिकांत दुबे ने पेश किया मोशन। देश को गुमराह करने का लगाया आरोप। राहुल की सदस्यता खत्म करने की मांग। असम में विधानसभा चुनाव से पहले SIR का काम शुरू। मतदाता सूची में जोड़े गए 5,86,000 नए नाम। 2,43,000 नाम कटे। भारतीय रेलवे ने दर्ज की एक और ऐतिहासिक उपलब्धि। ब्रॉडगेज नेटवर्क का हुआ 99.4% विद्युतीकरण। डीजल की खपत में आई 62% की कमी। और कड़ी सुरक्षा के बीच बांग्लादेश में संसदीय चुनाव और जनमत संग्रह। अवामी लीग ने बांग्लादेश में अस्थिरता की चेतावनी दी। चुनाव को बताया हास्यास्पद। और शुरुआत करेंगे संसद के भीतर की तमाम गतिविधियों के साथ। लोकसभा में आज भी विपक्ष के गतिरोध के कारण कार्यवाही बाधित हुई है। सदन की बैठक आरंभ होने पर पीठासीन सभापति कृष्ण प्रसाद तिन्नेटी ने प्रश्नकाल शुरू कराया। इसी दौरान विपक्षी सदस्य अमेरिका के साथ हुए व्यापार समझौते को लेकर नारेबाजी करते हुए आसन के निकट पहुंच गए। तिन्नेटी ने विपक्षी सदस्यों के सदन में तख्तियां लाने को लेकर भी आपत्ति जताई और कहा कि यह सदन के नियमों के विरुद्ध है। हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने 11:07 पर सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी। दोपहर 12 बजे दोबारा कार्रवाई शुरू हुई। इस दौरान केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने लोकसभा में इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड अमेंडमेंट बिल 2026 को विचार और पास करने के लिए पेश किया। इसके बाद बिल पर चर्चा की शुरुआत हुई। औद्योगिक संबंधन संहिता संशोधन बिल 2026 पर सांसद अपने विचार सदन में रख रहे हैं। उधर संसद में विपक्ष का हंगामा जारी है। आज फिर कांग्रेस अध्यक्ष एवं राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी सांसदों के साथ मिलकर संसद भवन परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। और राजेश राज हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधे संसद भवन से। राजेश, सबसे पहले तो कांग्रेस का विरोध आखिर किस बात को लेकर है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि US अमेरिका डील पर अगर हम बात करें तो इसे लेकर कई बार खुद उद्योग मंत्री ने, सरकार ने सदन के भीतर सदन के बाहर इस पर कई तरह के स्पष्टीकरण, बयान, किस तरह से फायदा हो रहा है, ये सब कहा गया है। तो अब विरोध का कारण क्या है और क्या है ये पूरा विरोध? देखिए, आज के अगर विरोध की बात करें तो रोज की तरह मकरद्वार पर जो लोकसभा में निलंबित जो सांसद हैं उनका धरना प्रदर्शन बाद में हुआ। वो रोज की तरह धरना प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन सबसे पहले तृणमूल कांग्रेस जो पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी है उसको अगर छोड़ दें तो तमाम जो विपक्ष की पार्टियां हैं, चाहे वो नॉर्थ की हो या साउथ की हो, इन तमाम पार्टियों ने मकरद्वार पर जोरदार हंगामा खड़ा किया और शोर शराबे के बीच कई तरह के गगनभेदी नारे भी लगाए, जिसमें समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव नारे लगाते हुए खुद देखे गए। मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो उस धरना प्रदर्शन को लीड कर रहे थे। DMK के लोग उसमें मौजूद थे, साउथ की तमाम पार्टियां थीं और नॉर्थ की तमाम पार्टियां उस धरना प्रदर्शन में शामिल हो रही थी। और रोज की तरह US डील को लेकर, किसानों के सवाल पर और फिर जो राहुल गांधी का जो परंपरागत मुद्दा है उसको कहीं ना कहीं उठाने की कोशिश की जा रही थी। हालांकि राहुल गांधी ने बजट के दौरान अपना संबोधन कर दिया है और उस संबोधन के दौरान आपने देखा कि बजट पर
कोई बात उन्होंने नहीं की। और शायद यही वजह है कि पूर्व संसदीय कार्य मंत्री और वर्तमान में जो केंद्रीय मंत्री हैं, कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि राहुल गांधी सदन के भीतर और सदन के बाहर दोनों जगह एक नॉन सीरियस नेता के तौर पर दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की, इसको लेकर उनके खिलाफ विशेषाधिकार का जो नोटिस है वो निश्चित तौर पर आना चाहिए। हालांकि उन्होंने कहा कि ये संसदीय कार्य मंत्री बताएंगे विधिवत, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो संसद के बाहर और संसद के भीतर नॉन सीरियस नेता के तौर पर साफ दिखाई पड़ रहे हैं। और ऋतु, एक जानकारी आपको और देना चाहूंगा कि अब से कुछ ही देर पहले राहुल गांधी सदन से बाहर निकले। जाते वक्त जब उन्हें पत्रकारों ने उनसे पूछा कि विशेषाधिकार का नोटिस आप पर आ रहा है, तो वो टालते हुए अंदर चले गए। अभी जब बाहर निकले तो उनसे पत्रकारों ने यही सवाल पूछा कि विशेषाधिकार हनन का जो नोटिस आ रहा है आपके ऊपर, उस पर क्या प्रतिक्रिया है। उन्होंने कहा कि आप लोग सरकार की बात हमसे पूछते हो, हमारी बात तो आप करोगे नहीं। उस पर जो मीडिया के लोग हैं और राहुल गांधी के बीच एक बहस जो है वो देखने की मिली, और मीडिया के लोगों ने कहा कि हम तो सत्ता और विपक्ष दोनों को दिखाते हैं, यह जो आरोप है ये मनगढ़ंत आरोप है। तो ये कहीं ना कहीं एक रस्साकसी जो है वो मीडिया और राहुल गांधी के बीच देखने को मिली है, जो आज की सबसे बड़ी खबर दिखाई पड़ रही है संसद के भीतर। क्योंकि एक तरफ जहां सत्ता पक्ष के लोग प्रिविलेज को लेकर लगातार राहुल गांधी को चेताने का काम कर रहे हैं, राजेश के राहुल गांधी की झल्लाहट पत्रकारों पर भी निकली है, खींच निकाल रहे हैं। राजेश, जिस तरह से आप बता रहे हैं राहुल गांधी की झल्लाहट पत्रकारों पर निकली, राहुल गांधी को कई ऐसे मौके मिले और कई मौकों पर राहुल गांधी ने अपनी बात रखी, बजट पर चर्चा के दौरान अपनी बात रखी, जिसमें एक बार फिर उन्होंने इंडिया यूएस डील को लेकर कई ऐसी बातें कही हैं जिसको लेकर इस समय सरकार के कई मंत्री एक तरह से मुखर हो रहे हैं और उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन की बात ऐसी की जा रही है। ये प्रस्ताव आता है कि नहीं ये देखते हैं, लेकिन इससे पहले जो मौका मिला उस पर जिन बातों को उन्होंने रखा उसको किस तरह से सरकार ले रही है, क्योंकि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी, आज मल्लिकार्जुन खड़गे भी उस विरोध में दिखाई दे रहे हैं। तो जिस तरह से जेपी नड्डा ने कहा था कि अबोध बालक के हट के आगे आप पार्टी को बंधक ना बनाए, तो पार्टी का क्या राय है? लगातार सरकार यूएस और भारत की इस डील को लेकर तमाम बातों को रख चुकी है, तो सवाल क्या है? देखिए, निशिकांत दुबे जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सांसद हैं, वो लगातार राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। और आपने देखा कि पूरी बीजेपी पार्टी सरकार के साथ खड़ी है। जो एनडीए के तमाम जो सहयोगी दल हैं, घटक दल हैं, वह भी सरकार के साथ है। और निश्चित तौर पर राहुल गांधी ने जिन तथ्यों का हवाला देकर प्रधानमंत्री पर या फिर पार्टी पर जो सवाल खड़े किए हैं, उसको कहीं ना कहीं ऑथेंटिकेट करने की बात सत्ता पक्ष के लोग कर रहे हैं। और पूर्व संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने ये स्पष्ट तौर पर कल भी कहा था और आज भी उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बिना ऑथेंटिकेट किए हुए कैसे किसी पर मनगढ़ंत आरोप लगा सकते हैं। राजेश के जेपी नड्डा की नसीहत पे टीएमसी ने ध्यान दिया और टीएमसी ने अपने आप को इस विरोध से बाहर रखा है। टीएमसी के इस विरोध से बाहर रहने को क्या समझा जाए? देखिए, निश्चित तौर पर चूंकि तृणमूल कांग्रेस की लड़ाई वहां सीपीएम और कांग्रेस दोनों से होती है पश्चिम बंगाल में, और चुनाव में अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, तो निश्चित तौर पर तृणमूल कांग्रेस अपनी रणनीतियों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस से समान दूरी बनाकर चल रही है। और शायद यही वजह है कि आज का जो भारी धरना प्रदर्शन यहाँ पर मकर द्वार पर देखने को मिला, उससे तृणमूल कांग्रेस ने पूरी तौर पर दूरी बना के रखी। हालांकि अभिषेक बनर्जी जो उनके सांसद हैं, वो कल परसों भी मीडिया से मुखातिब थे, वो सत्ता पक्ष के खिलाफ वो भी अपनी बयानबाजी कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस के साथ खुद को एसोसिएट नहीं करना, ये कहीं ना कहीं विपक्ष के एक बड़े बिखराव का संकेत दिखाई पड़ रहा है। और आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल में जो चुनाव होने हैं, उस चुनाव की आहट को देखते हुए तृणमूल कांग्रेस से दूरी बना रही है। और शायद यही वजह है कि आज के धरना बिल्कुल राजेश, ये वो टीएमसी है, ये वो ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस है जो मोदी सरकार को लेकर
कई एक तरह से योजनाओं पर भी और मोदी सरकार पर एक बड़ा आक्रमण करती रही है। उसके बावजूद इंडिया यूएस डील को लेकर अगर वो विपक्ष के इस तरह के या कांग्रेस जिस पूरे विरोध प्रदर्शन को मुखर रूप से आगे ले जाने की कोशिश कर रही है, अगर उससे अपने आप का किनारा करती है तो ये बड़ा संदेश और संकेत है विपक्षी गठबंधन को भी। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश, अभी तक की पूरी जानकारी के लिए। बात बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की करते हैं। निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के खिलाफ लोकसभा में नियमों के अनुरूप सब्सटैंशियल मोशन दिया है और राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने और उनके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी की सदस्यता जीवन भर के लिए रद्द कर देनी चाहिए क्योंकि उनका संबंध विदेशी ताकतों के साथ है और वो वहीं से फंडेड है। रद्द करने के लिए कि किस तरह से सोरोस फाउंडेशन के साथ, किस तरह यूएसएड के साथ, किस तरह फोर्ड फाउंडेशन के साथ, भारत विरोधी जितनी ताकतें हैं उनके साथ किस तरह से राहुल गांधी जी इस देश को तोड़ना चाहते हैं। देश को तोड़ने वाली जितनी शक्तियां हैं उनके साथ विदेशों में, चाहे वो कंबोडिया जा रहे हों, चाहे वो वियतनाम जा रहे हों, चाहे वो थाईलैंड जा रहे हों, चाहे वो बहरीन जा रहे हों, चाहे अमेरिका जा रहे हों, जो भी भारत को तोड़ने वाली ताकतें हैं उन सबों को जो है सोरेस फंडेड पैसे के साथ, सैम पित्रोदा के साथ मिलकर ये देश को टुकड़े टुकड़े करने की साजिश कर रहे हैं। इसलिए उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाए और जिंदगी भर के लिए उनको चुनाव लड़ने से डिबार कर दी जाए। और संसद में पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध टूटा तो है, लेकिन लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के व्यवहार को लेकर सत्ता पक्ष को आपत्ति है। दरअसल बजट पर चर्चा के दौरान कल राहुल गांधी ने भारत अमेरिका ट्रेड डील और कुछ अन्य मुद्दों पर सदन में सरकार को घेरने की कोशिश की और कई गंभीर आरोप भी लगाए। लेकिन सत्ता पक्ष का कहना है कि तथ्यों से परे जाकर राहुल गांधी ने ये बातें कही जिनके सबूत वो पेश नहीं कर पाए। यहां तक कि कई बार स्पीकर ने उन्हें नियमों के तहत और बजट पर अपनी बात रखने की बात कही। पहले सुनते हैं राहुल गांधी के बयान, फिर जानते हैं कि सरकार का क्या कहना है। No need for data localization. Limit on digital tax. No need to disclose any source code. What have you done on tariffs? At the beginning, 3% was the average. क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नव जीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें, तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। मैसेज डियर इन्वेस्टर, एक एक्सपर्ट स्टॉक टिप खास आपके लिए। ये ऐप डाउनलोड करो और पैसे डबल करो। एक्सपर्ट जी, बदमाश का बाप हूँ मैं। ऐप डाउनलोड करने से पहले मैं आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड निकालूंगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। डिस्टेंस यूपीआई कहता है अगर कोई ऐसी सलाह दे तो पहले एडवाइजर की पूरी जांच कर ले और कहे मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। 605 बदलो बदलो आदत बदलो। बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर कल पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 2013 में बाली में विश्व व्यापार संगठन की बैठक में किसानों के हितों से समझौता करके आई थी। निर्मला सीतारमण ने कहा कि उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि, आइए सुनते हैं क्या कहा निर्मला सीतारमण ने। WTO में जाकर के बाली में कांग्रेस ने एक समझौता करके आए। वो दो ही विषय था, ट्रेड फैसिलिटेशन एक का, दूसरा विषय पब्लिक स्टॉक होल्डिंग ऑफ ग्रेन्स था। पब्लिक स्टॉक होल्डिंग ऑफ ग्रेन्स के ऊपर भारत के
हित में कुछ ना करते हुए ट्रेड फैसिलिटेशन के ऊपर साइन करके आ गए थे। इसका मतलब था 2017 जनवरी से भारत देश में कोई किसान से प्रोक्योरमेंट हो नहीं सकता है और हम रेशन के दुकान से गरीब लोगों को कुछ भी दे नहीं सकते हैं। मतलब रेशन का कोई भी चीज जा नहीं सकते। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का बाली के मीट में जाकर के समझौता करने वाले ये लोग हैं। उधर राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि 2014 से अब तक परमाणु ऊर्जा उत्पादन की क्षमता दोगुनी हो गई है। उन्होंने कहा कि आंकड़ों के अनुसार 11 वर्षों में भारत ने इस क्षेत्र में बड़ी प्रगति की है। मंत्री ने यह भी दावा किया है कि 2032 तक भारत अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता को 3 गुना बढ़ाकर 22 गीगावाट तक पहुंचा देगा। 10-11 वर्षों में इस सेक्टर में भी भारत बड़ी तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा है। यदि आप आंकड़ों पर नजर डालें तो सन 2014 में जब ये सरकार आई तो हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स की कैपेसिटी थी मात्र 4780 मेगावाट। आज फरवरी 2026 में वो दुगनी से अधिक होकर के 8780 मेगावाट। इस बजट में भी बहुत सारे कुछ प्रावधान लाए गए हैं, जैसे कि सन 2035 तक there will be exemption of duty on the import of the equipment related to nuclear plants etc. उसके तहत हमारा ये अनुमान है कि सन 2031-32 तक हम लगभग 3 गुना अपनी कैपेसिटी बढ़ा सकेंगे, जिसका अर्थ हुआ कि 22,380 मेगावाट और 2047 में 100 गीगावाट। सो वी आर मूविंग विद कॉन्फिडेंस। केवल आत्मनिर्भर ही नहीं, आत्मविश्वास के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित 2 दिवसीय भारत बोधन एआई कॉन्क्लेव को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जोर देकर कहा कि एआई का विकास समावेशी होना चाहिए ताकि समाज के हर वर्ग को इसका लाभ मिल सके। भारत की शिक्षा समूह में, शिक्षा जगत में, शिक्षा परिवार में तेजी से एआई के ऊपर हम काम कर रहे हैं। भारत के लोगों की बौद्धिक कैपेसिटी देश के अंदर हो या दुनिया के किसी भी देश में हो, भारत की इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी की कोई कमी नहीं है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि भारत का शिक्षा तंत्र तेजी से एआई को अपनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा क्लास 3 से लेकर एडवांस रिसर्च तक एआई का उपयोग किया जाएगा। हमने तय किया है क्लास 3 से अनुवाद, क्लास एंड एज अप्रोप्रिएट एआई नॉलेज को हम पहुंचाएंगे। क्लास 3 से लेके एडवांस रिसर्च तक ये सारे में एआई को एज ए टॉपिक, एज ए रिसर्च इशू, एज ए मॉडल, एज ए कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी। और एआई मेरे दृष्टि से हॉराइजेंटल विषय है। एआई सिर्फ टेक्नोलॉजी की विषय नहीं है। देश की सभी हायर सेकेंडरी स्कूल तक, सरकारी स्कूल तक भारत सरकार ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन पहुंचाएगी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने राहुल गांधी पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने लोकसभा में उनके बयान पर कहा कि राहुल गांधी ने अभी तक प्रमाणित करने के लिए कोई सबूत नहीं दिए हैं। वे खुद को राजा समझते हैं, इसलिए कुछ भी बिना तथ्य के आधार पर ऐसे ही बोल देते हैं। इमेच्योर्ड पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, अभी तुरंत अभी कहीं फॉरेन जाएंगे, कुछ भी बिना तथ्य के आधार पर ऐसे बोलते हैं। वो समझे वो राजा महाराजा है, ऐसे ही बोल सकते हैं। सदन में हो, सदन के बाहर हो, मोस्ट इमेच्योर्ड बिहेवियर वो हर बार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पर्व त्योहारों के दौरान किसी भी प्रकार की अराजकता और कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने कहा कि धर्मस्थलों के परिसर में अनावश्यक आवाज नहीं होनी चाहिए और सभी स्थलों पर सतत निरीक्षण जारी रहना चाहिए। सीएम ने प्रदेश की कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए पुलिस बल को अलर्ट रहने की हिदायत दी और आगामी बोर्ड परीक्षाओं, जनगणना और अन्य आयोजनों के दौरान प्रशासन को पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कांवड़ यात्रा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन को पूरी तरह सतर्क रहने की बात की।
मुख्यमंत्री ने धर्मस्थलों के आसपास भिक्षावृत्ति को अनुचित करार दिया और इसकी प्रभावी रोकथाम और पुनर्वास की योजना बनाने के निर्देश भी दिए। संभल की नरौली नगर पंचायत की जमीन पर बने मदरसे को गिराने के लिए प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की है। इस कार्रवाई से पहले मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मदरसे को खाली कर दिया था। यहां तक कि मदरसे के अलावा रास्ते की जमीन पर 8 से 10 मकान भी बने हुए हैं। इन्हें भी खाली करवाने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। अब प्रशासन द्वारा अवैध रूप से बने ये मकान भी गिराए जाएंगे। इस मौके पर भारी पुलिस बल के साथ साथ एसडीएम भी मौके पर मौजूद थे। देखिए, ये डाटा संख्या 1635-1636 है। जो खाद के गड्ढे वह रास्ते के भूमि, जिसमें कि मदरसा व अन्य 7-8 मकान बने हुए हैं, जिसकी की कार्रवाई सरसक की कार्रवाई पूर्ण होने के बाद, पूरी नोटिस सर्व होने के बाद, अपील की तिथि खत्म होने के बाद तो हम इसके एग्जीक्यूशन की कार्रवाई करेंगे। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए श्रम सुधारों पर देश भर से सकारात्मक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। झारखंड के बोकारो में हिंद मजदूर किसान यूनियन से जुड़े वतन मेथी ने इन सुधारों के लिए सरकार को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि ये सुधार देश के लोगों के हित में है। ये 4 नए कोड जो लागू किए गए हैं लेबर हित में हैं और मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, खासकर भाई नरेंद्र मोदी जी को, मनसुख भाई मांडिया जो मिनिस्टर हैं, क्योंकि इन्हें काफ़ी पहल के बाद ये जो लेबर कोड लाया गया है वो 40 करोड़ लोगों के लिए हित में लाया गया है। क्योंकि इसमें जो है ग्रेजुएटी का भी है, प्रावधान दिया हुआ है सख्ती से निपटाने के लिए। ईपीएफ ईएसआई है, महिलाओं के लिए जो नाइट शिफ्ट का व्यवस्था किया गया है, ये पहले नहीं था। एक्चुअली 100 साल पुराना अंग्रेज के समय से चल रहा था, इसको संशोधन किया गया जो है मजदूर 40 करोड़ मजदूर हित के लिए काम किया गया है। नेशनल फ्रंट ऑफ ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार ने कहा है कि सरकार ने श्रम कानूनों की जटिलता को खत्म करके उन्हें सरल किया और कर्मचारियों के हित में काम किया है। नेशनल फेडरेशन ऑफ फिशरीज वर्कर्स के राष्ट्रीय महासचिव एल बाला मुरुगन ने कहा है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं उनका मजदूरों से कोई लेना देना नहीं है। यह आंदोलन पूरी तरह राजनीति से प्रेरित है। श्रम कानूनों को जटिलता को खत्म करके कर्मचारी हित में इसको किया गया है। इसमें बहुत सारा लाभ है। ये महिलाओं के लिए समान काम समान वेतन का बात करता है, महिलाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा का बात करता है। देश में करोड़ों असंगठित क्षेत्र के में श्रमिक हैं, उन श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा की बात करता है। पहले वेज का परिभाषा नहीं था, आज न्यूनतम मजदूरी मिनिमम वेज की बात की गई है, फ्लोर वेज की बात की गई है, उसकी परिभाषाएं तय की गई है और उनके हित में है। It is being started that these strikes are driven by political motivation, purely political motivation, and those who are supporting the strike are not genuinely concerned about the well-being and the interest of the worker. केंद्रीय ट्रेड यूनियन और किसान संगठन के राष्ट्रव्यापी हड़ताल और भारत से कर्नाटक के नेशनल फ्रंट ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस ने खुद को अलग कर लिया है। संगठन के अध्यक्ष वी वेंकटेश ने साफ कहा है कि इस हड़ताल के पीछे सिर्फ राजनीति है। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए सभी श्रम सुधार मजदूरों के हित में हैं। All the unions are we supporting to the central government. Whatever the code as introduced by new 4 wage code, we are welcome about wage code. Whatever the more Narendra Modi ji and Manish Mandoy ji and regarding of the Labour Secretary Vandana Gurna ji, I am welcome to the whatever new codes. In favor of the workers only, this code has introduced. We are searching the new code. The maternity benefit, we want to go for the state government. And same thing, Payment Wages Act, we want to go to file a case in the state government. But in this code, now we can file a case in the central government itself, whatever the central government is. लोकायुक्त के अधिकारियों ने आज कर्नाटक में 4 सरकारी अधिकारियों से जुड़े कई परिसरों पर एक साथ छापेमारी की। लोकायुक्त के अनुसार कथित अनियमितताओं की जांच के तहत बेंगलुरु
दावणगेरे और धारवाड़ स्थित इन अधिकारियों की संपत्ति की तलाशी ली गई। जिन अधिकारियों की जांच की जा रही है उनमें बेंगलुरु स्थित कर्नाटक आवासीय शिक्षा संस्थान के अधीक्षक अभियंता HM जनार्दन और दावणगेरे स्थित बेस्कॉम के सहायक कार्यकारी अभियंता सिविल अर्जुन RH शामिल हैं। असम में विधानसभा चुनाव से पहले विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया का काम पूरा कर लिया गया है। इस दौरान मतदाता सूची में 5,86,000 नए नाम जोड़े गए हैं, जबकि 2,43,000 नामों को ड्राफ्ट लिस्ट से हटाया गया है। स्पेशल रिवीजन की प्रक्रिया जैसे आप जानते हैं 10 फरवरी को समाप्त हो गई सभी 35 जिलों में। ये प्रक्रिया नवंबर में शुरू की गई थी, जिसमें हमने प्रत्येक घर में विजिट किया BLO के माध्यम से, और उसमें हम लोगों ने ये जानने का प्रयास किया कि कितने लोग हैं जो यहाँ मर गए हैं, कितने लोग हैं जो परमानेंटली शिफ्ट कर गए हैं। वो नंबर करीब करीब 10 लाख के आसपास आया, और हमने ये नंबर भी जाना कि अराउंड 6,27,000 ऐसे बच्चे हैं जो 18 साल के होने वाले हैं और जो का नया नाम जुड़ना चाहिए। उसके बाद 27 दिसंबर को हमने एक ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पब्लिश की। जो नाम जुड़े हैं वो 5,86,000 हैं, जो नाम कटे हैं वो भी 10-10.5 लाख ही हैं, जितना हम लोगों ने पहले शिनाख्त किया था। और जो नई वोटर लिस्ट जो निकली है उसमें नेट जो डिलीशन है वो 2,43,000 का है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुए बहुचर्चित लैम्बोर्गिनी कार एक्सीडेंट मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी शिवम मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है। कानपुर के पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल ने कहा है कि 35 वर्षीय आरोपी शिवम मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे जल्द ही अदालत में पेश किया जाएगा। जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि रविवार को पौष ग्वालटोली इलाके में हुई इस दुर्घटना के समय तंबाकू कारोबारी के मिश्रा का बेटा शिवम मिश्रा ही वाहन चला रहा था। पुलिस ने उस व्यक्ति के दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया है जिसने खुद को डमी ड्राइवर के तौर पर पेश कर आरोपी को बचाने की कोशिश की थी। गौरतलब है कि 10 करोड़ रुपए से अधिक कीमत वाली इटालियन लग्जरी स्पोर्ट्स कार लैम्बोर्गिनी ने अनियंत्रित होकर कई पैदल यात्रियों और वाहनों को टक्कर मार दी थी। नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में भारतीय रेलवे ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की है। रेलवे ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का अब 99.4% विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। इस बड़े बदलाव के कारण डीजल की खपत में 62% की प्रभावशाली कमी आई है। आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2016-17 की तुलना में 2024-25 में रेलवे ने 178 करोड़ लीटर डीजल की बचत की है। ऊर्जा आत्मनिर्भरता की इस दौड़ में अब तक देश के 25 राज्य 100% विद्युतीकरण का गौरव हासिल कर चुके हैं, जो भारतीय रेलवे को दुनिया के सबसे बड़े हरित परिवहन नेटवर्क के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। दिल्ली पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के केरल में नवनिर्वाचित पार्षदों ने आज पार्टी मुख्यालय का दौरा किया। पार्षदों ने पार्टी मुख्यालय में श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। केरल में बीते साल हुए निकाय चुनाव के परिणामों ने प्रदेश की राजनीति में सब कुछ बदल कर रख दिया है। बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया था, दशकों की मेहनत रंग लाई। अब बीजेपी पार्षद दिल्ली पहुंचे हैं, जहां पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। इससे पहले इन पार्षदों का नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, प्रवक्ता प्रदीप भंडारी और दिल्ली नगर निगम के महापौर राजा इकबाल सिंह ने स्वागत किया। तिरुवनंतपुरम नगर निगम पर पहली बार भाजपा की जीत ने 4 दशक से अधिक समय तक चले लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट के शासन को खत्म किया। I have already expressed our sincere thanks to Honorable Prime Minister and the Central BJP for getting us such an opportunity. और दूरदर्शन की जानी मानी और लोकप्रिय पूर्व समाचार वाचिका सरला महेश्वरी का आज निधन हो गया है। दूरदर्शन पर बेहद सौम्य, गरिमामयी और विश्वसनीय अंदाज में समाचार पढ़ने के लिए मशहूर रही सरला महेश्वरी ने अपनी आवाज और प्रस्तुति से दर्शकों पर एक अलग छाप छोड़ी। 80 और 90 के दशक में दूरदर्शन के समाचार बुलेटिनों का प्रमुख चेहरा रही सरला महेश्वरी जी को उनकी सौम्यता, सादगी और विशेष रूप से उनके त्रुटिहीन हिंदी उच्चारण के लिए जाना जाता रहा है। उनका जाना भारतीय टेलीविजन पत्रकारिता के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। दूरदर्शन न्यूज़ सरला महेश्वरी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता है।
और मिड डे प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। जब विकास जी के लिवर का ऑपरेशन हुआ तो पॉलिसी बाजार की टीम ने हॉस्पिटल पहुंचकर 50 लाख रुपए का क्लेम अप्रूव करवाने में पूरी हेल्प की। पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। मैसेज डियर इन्वेस्टर, एक एक्सपर्ट स्टॉक टिप खास आपके लिए। ये ऐप डाउनलोड करो और पैसे डबल करो। एक्सपर्ट जी, बदमाश का बाप हूँ मैं। ऐप डाउनलोड करने से पहले मैं आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड निकालूं। मैं मूर्ख नहीं हूँ। डिस्टेंस। यूपीआई कहता है अगर कोई ऐसी सलाह दे तो पहले एडवाइजर की पूरी जांच कर ले और कहे मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। बांग्लादेश में आज कड़ी सुरक्षा के बीच संसदीय चुनाव और जनमत संग्रह के लिए मतदान चल रहा है। सुबह 7:30 बजे से शुरू हुआ और शाम 4:30 बजे तक ये मतदान जारी रहेगा। ये मतदान 299 निर्वाचन क्षेत्रों के 42,779 मतदान केंद्रों पर हो रहा है। शेरपुर 3 सीट पर एक उम्मीदवार की मृत्यु के कारण वहां मतदान स्थगित कर दिया गया है। निर्वाचन आयोग के अनुसार 12 करोड़ 77 लाख मतदाता मतदान के पात्र हैं। संसदीय चुनाव के साथ साथ मतदाता प्रस्तावित जुलाई चार्टर के तहत प्रमुख संवैधानिक और संस्थागत सुधारों के लिए जनमत संग्रह भी हो रहा है। चुनाव के मद्देनजर लगभग 9,58,000 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है और 90% से अधिक मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी निगरानी की व्यवस्था की गई है। पिछली सरकार को हटाने वाले आंदोलन के लगभग 18 महीने बाद हो रहा ये चुनाव बांग्लादेश के लोकतांत्रिक भविष्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं आवामी लीग ने इंटरनेशनल कम्युनिटी से देश को टूटने से बचाने की अपील की और चुनाव को दिखावा बताया है। पार्टी ने कहा कि ये सोची समझी कोशिश सिर्फ आवामी लीग को साइडलाइन करने के लिए नहीं है, बल्कि इसमें कई ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां भी शामिल नहीं हैं जो कट्टरपंथी सोच का विरोध करती हैं और एक उदार बांग्लादेश की वकालत करती हैं। दावा किया गया है कि आवामी लीग की राजनीतिक सोच से जुड़े लाखों मतदाताओं को जान से मारने की धमकियां, डर और सरकार की तरफ से हिंसा का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उन्हें अपनी मर्जी के खिलाफ वोट डालने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ये वोटर टर्नआउट बढ़ाने की एक सोची समझी साजिश है। आवामी लीग की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया, इन दिखावटी चुनावों के माहौल में भीड़ का आतंक, जिसमें लिंचिंग और बेरहमी से टॉर्चर शामिल है, हावी रहा है। जेलें न सिर्फ आवामी लीग के सपोर्टर्स से भरी हुई हैं, बल्कि कई पत्रकारों, राइटर्स, एक्टिविस्ट और एंटी वॉर क्राइम कैंपेनर्स पर झूठे मर्डर चार्ज लगाकर उन्हें जेल में डाल दिया गया है। आवामी लीग सरकार के हटने के बाद अल्पसंख्यकों की हालत पर पार्टी ने कहा, इस मजाकिया चुनाव से पहले लाखों अल्पसंख्यक खत्म होने की कगार पर पहुंच गए हैं। उन्हें आवामी लीग का सपोर्टर बताकर हत्या और हिंसा के लिए पूरी छूट दी गई है। महिलाएं, जो वोटर्स का आधा हिस्सा हैं, एक बुरे भविष्य का इंतजार कर रही हैं। और ढाका से हमारे साथ बांग्लादेश में हो रहे चुनाव पर और बात करने के लिए नवल संघ परमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नवल, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे, हालांकि आवामी लीग जिस तरह से इन चुनाव को एक तरह से कह रही है कि ये सिर्फ मुखौटा है लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करने के लिए, फिर भी बड़ी बात यह है कि अभी तक का वोटर टर्नआउट कैसा है, लोगों की भागीदारी कैसी है इस पूरे चुनाव में? जी, अभी देखा जाए तो सुबह 7:30 बजे से लेके अभी 2 बजे बांग्लादेश लोकल टाइम के हिसाब से, तो अभी 2.5 आवर 2.5 घंटे का मतदान प्रक्रिया बाकी है। ऑलमोस्ट 2/3 से ज़्यादा जो है वो हो चुका है मतदान। कुल मिला के देखा जाए तो अभी तक का जो मतदान है बाय एंड लार्ज शांतिपूर्ण रहा है और शुरू में वोटर टर्नआउट जो है लोगों का उत्साह कम था, लेकिन धीरे धीरे जो है लोगों की कतार जो है, वोटर की कतार महिला और पुरुष दोनों का दिख रहा है। एक बात सही है कि आवामी लीग पार्टी इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर पा रही है, उसके ऊपर
बैन लगाया गया है आफ्टर यूनुस एडमिनिस्ट्रेशन ने शेख हसीना की पार्टी के ऊपर, तो उसको चल के एक बड़ी पार्टी जो अवामी लीग और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, बांग्लादेश की हिस्टोरिकली दो मेजर पॉलिटिकल पार्टी है, उसको बैन करने से एक बड़ा हिस्सा जो है वोटर का वो कहीं ना कहीं वो इस चुनावी प्रक्रिया से दूर है और दूर भी था। लेकिन पिछले एक वीक के समय से देखा जाए तो कुछ कुछ जगह पे ऐसी घटनाएं बनी, तो जिसके चलते जो आवामी लीग के वोटर थे, अभी तक एक वीक तक पहले ऐसा था कि वो वोटिंग के लिए बिल्कुल नहीं आएंगे, क्योंकि शेख हसीना और उनके बेटे जो है जॉय साजिब वाजिद, उन्होंने भी अपील की थी। तो लेकिन फिर भी जो है माइनॉरिटीज हो या आवामी लीग के सपोर्टर्स हो, वो लोग अराउंड 40% के आसपास लोग, जो ग्राउंड पे जानकारी मिल रही है, 30 से 40% आवामी लीग सपोर्टर जो है वो वोटिंग कर सकते हैं, ऐसा माहौल अभी दिख रहा है। और कुछ कुछ जिले में आवामी लीग के सपोर्टर्स ने बीएनपी पार्टी को खुला समर्थन भी दिया है ग्रुप में, तो वो भी एक पिछले वीक का डेवलपमेंट है। तो ऐसे देखा जाए तो बांग्लादेश में चुनाव समावेशी होना, निष्पक्ष होना, फ्री एंड फेयर होना मुश्किल रहा है। पिछला चुनाव भी जैसे 2024 में चुनाव था, उसमें बीएनपी पार्टी ने हिस्सा नहीं लिया था, जो सबसे सेकंड बिगेस्ट पार्टी माना जाता है बांग्लादेश का। तो वैसे देखा जाए तो पिछला चुनाव भी समावेशी चुनाव नहीं कह सकते थे उसको। मैं उस चुनाव के दौरान भी यहाँ पे था। बांग्लादेश एक ऐसा मुल्क है, ऐसा कंट्री है जहाँ पे अगर केयर टेकर गवर्नमेंट सिस्टम, इलेक्शन टाइम केयर टेकर गवर्नमेंट सिस्टम नहीं है, तो ऐसी स्थिति में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना मुश्किल है। अभी जो इलेक्शन हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं जो यूनुस एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ जो पार्टी बिहाइंड द थ्रोन जमाते इस्लामी फंडामेंटलिस्ट पार्टी जो है और उसका गठबंधन है, वो कहीं ना कहीं स्टेट मशीनरी का उसका लाभ मिल रहा है, ऐसा काफी लोगों का मानना है। और जमात के फेवर सपोर्ट से ही यूनुस का जो एक 1.5 ईयर का जो शासन रहा, वो जमात और उसके अलाइड पार्टी के सपोर्ट से रहा है। और वैसे यूनुस एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो जमात को सपोर्ट कर रहा था। तो इस मामले में देखा जाए, इस सब पूरा कुल मिला के देखा जाए तो बांग्लादेश में ये चुनाव निष्पक्ष, फ्री, फेयर और इंक्लूसिव होना मुश्किल रहा है। फिर भी लोगों में एक डर का माहौल है, असलामती की जो भावना है उसको लेके एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, स्थिर सरकार की लोगों में एक प्रबल इच्छा है। क्योंकि अभी 1-1.5 साल से जिस तरीके से यूनुस एडमिनिस्ट्रेशन पूरा फेल रहा है लॉ एंड ऑर्डर, सेफ्टी, सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में, इकोनॉमिक फ्रंट पे इन्फ्लेशन, प्राइस राइज या फिर जो करप्शन है उस मामले में तो हालत और खराब हुई है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर जो बेसिक चीज है, अगर कोई भी देश को आर्थिक मामले हो या कोई भी, उसमें टिके रहने के लिए अगर आपका लॉ एंड ऑर्डर पुअर है तो देश आगे नहीं बढ़ सकता, देश जो है बद से बदतर स्थिति में ही जाएगा। तो वो ऐसी स्थिति को अगर देखा जाए तो ये वोटिंग हो रहा है, जिस तरीके से पीसफुली वोटिंग हुआ है अभी तक का, अगर इलेक्टेड गवर्नमेंट आता है और सभी कोई भी जो गठबंधन है उसको क्लियर मैंडेट मिलता है, तो आने वाले समय में जवाबदेही फिक्स होगी। पब्लिक के मैंडेट से आया हुआ कैसा भी है, लेकिन एक मैंडेट है। अभी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके पास तो कोई मैंडेट ही नहीं है। वो तो लोगों का मतलब स्ट्रीट पे लोगों का हुजूम खड़ा करके सरकार सत्ता हथियाया है उन्होंने। तो ऐसे देखा जाए तो इलेक्टेड गवर्नमेंट होना बांग्लादेश का अभी लोगों का एक डिमांड है, और उसको लेके, उसको देखते हुए अभी जो वोटिंग जो हो रहा है तो उससे पता चल रहा है। जी नवल, चुनाव के साथ साथ जनमत संग्रह भी होना, इसको किस तरह से आप देखते हैं? क्योंकि अगर आप ये कह रहे हैं कि समावेशी चुनाव आज से पहले तक नहीं हुआ, कभी कोई पार्टी नहीं होती थी उसमें शामिल, बहिष्कार होता था उस पार्टी का या फिर उस पार्टी को हिस्सा नहीं दिया जाना चाहता था, आज आवामी लीग ऐसी स्थिति में है कि वो पार्टी आज इस चुनाव से बाहर है। ऐसे में अगर अभी तक शांतिपूर्ण चुनाव हो रहा है, मात्र 3.5 घंटे अब बाकी हैं वोटिंग के पूरे होने में, तो जनमत संग्रह और चुनाव दोनों एक साथ कराने के पीछे की मंशा क्या? देखिए अभी 2.5 आवर्स ही बचे हैं, और जनमत संग्रह जो है वो एक यूनुस एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा चाल है। और उनका ये रवैया है कि जनमत संग्रह के बहाने देश में माहौल बनाया जाए, आपको बोलना है केवल हाँ या ना। उसमें जो जनमत संग्रह है उसमें 47 मुद्दे हैं जिसके ऊपर आपको अलग अलग राय नहीं रखनी है, आपको क्लब करके दिया है, या तो हाँ बोलो या ना बोलो, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में लोगों में, वोटर्स में काफी जो है शंका कुशंका है, और उनको जो है एक तरीके से देखा जाए तो कंफ्यूजन का माहौल बना हुआ है। लेकिन उसी का लाभ यूनुस एडमिनिस्ट्रेशन लेना चाहता था, और उनका पूरा मशीनरी, स्टेट मशीनरी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय से लेके सब लोग उसको
बढ़ चढ़ के हाँ के पक्ष में वोटिंग कराने की पुरजोर कोशिश कर रहे थे। लेकिन पिछले हफ्ते एक इलेक्शन कमीशन ने डायरेक्टिव जारी किया कि कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो है वो वोटिंग कराने के लिए बोल सकता है, लेकिन पर्टिकुलर फैशन में वोटिंग के लिए नहीं बोल सकता है। तो वो एक उसकी वजह से देखा जाए तो ये जो जनमत संग्रह है यूनुस एडमिनिस्ट्रेशन का, उनका कहीं ना कहीं ये इरादा है कि अगर जनमत संग्रह में हाँ वोट अगर जीतता है तो फिर वो कंडीशन डालेंगे कि देखो लोगों की राय ये है कि बांग्लादेश में रिफॉर्म हो, कॉन्स्टिट्यूशन बदला जाए या जो भी है बड़े पैमाने पे रिफॉर्म्स की जरूरत है, वो बात आगे करके कहीं ना कहीं उनकी मंशा ये है कि आने वाले 6 महीने तक 180 दिन तक, उनके काफी एडवाइजर ने पब्लिकली बोला है कि अगले 180 डेज तक जो इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो इलेक्टेड मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली माना जाएगा और नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं यूनुस और उनके सपोर्टर जो फंडामेंटलिस्ट पार्टी है, उनका कहीं ना कहीं ये मानना है कि फिशिंग इन द ट्रबल वाटर, ट्रबल क्रिएट किया जाए ताकि उसका लाभ उनको मिले। क्योंकि अगर वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो जो पार्टी को यूनुस एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट है उनका 8-10% से ज्यादा वोटिंग बेस नहीं है, लेकिन अवामी लीग कंटेस्ट नहीं कर रही है और स्टेट मशीनरी का जो साथ मिल रहा है उसको लेके कहीं ना कहीं वो ऐसा माहौल बनाने की कोशिश है जनमत संग्रह के वजह से साथ में जोड़ के कि जिससे आगे और उनका जो सत्ता जो है कंटिन्यूएशन में रहे। वो बीएनपी पार्टी ने शुरू से जनमत संग्रह और वोटिंग दोनों को साथ साथ करने का विरोध किया था। उनके विरोध के बावजूद प्रेशर बना के इलेक्शन डिले करने का प्रेशर देके कुछ भी करके जनमत संग्रह को साथ में कराने की कोशिश की, लेकिन अभी तक का जो रुझान जो लोगों की राय मिल रही है जर्नलिस्ट फील्ड पे, उनका जो कहना है कि लोगों में जनमत संग्रह को लेके ज्यादा उत्साह नहीं है। तो हो सकता है जो यूनुस एडमिनिस्ट्रेशन का जो पैतरा था हाँ या ना के जरिए सत्ता में टिके रहने का, उस पर कहीं ना कहीं ना ऑप्शन जो है वो आगे निकल सकता है, लेकिन स्टेट मशीनरी का किस तरीके से उपयोग या दुरुपयोग होता है उसके ऊपर भी निर्भर करता है। जी हाँ, बिल्कुल नवल, और बांग्लादेश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ही नहीं बल्कि मुझे लगता है कि पूरे दक्षिण एशिया के तमाम देशों के और इसकी पीस के लिए भी बांग्लादेश में ये चुनाव बेहद अहम होने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद नवल पूरी जानकारी के लिए। बात करते हैं, यूरोपीय संसद ने यूक्रेन को समर्थन देने के लिए 90 अरब यूरो के ऋण पैकेज को मंजूरी दी है। यूरोपीय संसद के सदस्यों ने कल मतदान करके 3 विधायी प्रस्तावों को अपनाया। इससे यूरोपीय संघ 2026 और 2027 के लिए यूक्रेन को वित्तीय सहायता प्रदान कर सकेगा। इसका उद्देश्य रूस के साथ संघर्ष में यूक्रेन की तत्काल वित्तीय जरूरतों को पूरा करना है। इस पैकेज के अंतर्गत यूरोपीय संघ की यूक्रेन सुविधा के माध्यम से 30 अरब यूरो व्यापक वित्तीय सहायता और बजट समर्थन के लिए आवंटित किए जाएंगे। शेष 60 अरब यूरो का उपयोग सैन्य उपकरणों की खरीद सहित यूक्रेन की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए किया जाएगा। इन निधियों का उद्देश्य महत्वपूर्ण रक्षा उत्पादों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करना है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एक पोस्ट में यूरोपीय संसद को उसके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। ये बैठक लगभग 3 घंटे तक चली, लेकिन नेतन्याहू ने बैठक के बाद कोई टिप्पणी नहीं की। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने बाद में ट्रुथ सोशल पर इस मुलाकात को बेहद सार्थक बताया है, लेकिन कहा है कि इससे कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है। ट्रंप ने ईरान के साथ परमाणु समझौते की दिशा में बातचीत जारी रखने का संकेत दिया है और कहा कि यदि ईरान इस बार भी इनकार करता है तो आगे की स्थिति के अनुसार निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि पिछली बार जब ईरान ने समझौते को ठुकराया था तो अमेरिकी हमले हुए थे। ट्रंप ने उम्मीद जताई कि इस बार ईरान समझदारी से निर्णय लेगा। इस मुलाकात से पहले ओमान में अप्रत्यक्ष बातचीत के बाद तेहरान और वॉशिंगटन ने परमाणु वार्ता को फिर से शुरू करने की दिशा में आशावादी दृष्टिकोण दिखाया था। नेतन्याहू ने कहा कि वह चाहते हैं कि वार्ता में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम और हमास तथा हिजबुल्लाह जैसे उग्रवादी समूहों को समर्थन देने के मुद्दे भी शामिल किए जाएं। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी बताया कि उन्होंने नेतन्याहू के साथ गाजा और क्षेत्र की स्थिति पर महत्वपूर्ण प्रगति पर चर्चा की। इससे पहले नेतन्याहू ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की और ट्रंप के शांति बोर्ड में शामिल होने पर सहमति जताई। ये बोर्ड गाजा युद्ध विराम योजना की निगरानी के लिए गठित किया गया था, लेकिन अब इसका दायरा अन्य वैश्विक संकटों तक बढ़ा दिया गया है। आईसीसी T20 विश्व कप में आज भारतीय टीम का सामना नामीबिया से होगा।
नामीबिया से होगा। ये मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत ने अपने पहले मैच में अमेरिका को हराया था। वहीं नामीबिया की टीम को अपने पहले मैच में नीदरलैंड से हार का मुंह देखना पड़ा था। अमेरिका के खिलाफ जीत का बिगुल बजाने के बाद अब टीम इंडिया की नजर अपने दूसरे मुकाबले को भी जीतने पर है। टीम का सामना दिल्ली में नामीबिया से है, यानी कि मैन इन ब्लू के पास बेंच स्ट्रेंथ को टटोलने का एक और मौका है। वैसे इस मुकाबले के लिए अभिषेक शर्मा का खेलना मुश्किल है। ऐसे में संजू सैमसन को मौका मिल सकता है, जिसे वे जरूर भुनाना चाहेंगे। वैसे पिछले मैच में भारतीय टीम की बल्लेबाजी जिस तरह से लड़खड़ाई थी, टीम उसको जरूर दुरुस्त करना चाहेगी। वहीं गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज के साथ ही भारतीय टीम उतरना चाहेगी, जबकि स्पिन डिपार्टमेंट में वरुण चक्रवर्ती और उप कप्तान अक्षर पटेल एक बार फिर से मौजूद दिखाई दे सकते हैं। वहीं नामीबिया की बात करें तो टीम को अपने पहले मैच में नीदरलैंड से हार मिली है। ऐसे में एक और हार टीम की मुश्किलों को बढ़ा देगी। भारत और नामीबिया आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में इससे पहले साल 2021 में भिड़े थे, जहां भारत ने नामीबिया को 9 विकेट से हराया था। वहीं दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भारत के T20 इंटरनेशनल रिकॉर्ड को देखें तो भारतीय टीम ने यहां 4 मैच खेले हैं, जिसमें 2 में जीत और 2 में हार मिली है। कुल मिलाकर भारत के लिए ये मुकाबला अपनी ताकत और कमजोरी को टटोलने का एक और मौका है। वहीं नामीबिया के लिए खुद के भरोसे को मजबूत करने के रूप में सामने है। कागज पर भारत पूरी तरह मजबूत और फेवरेट टीम नजर आ रही है, लेकिन क्रिकेट हमें बार बार याद दिलाता है कि मैच बड़े नाम से नहीं, प्रदर्शन से जीता जाता है। क्या दिल्ली में डिफेंडिंग चैंपियन भारत एक बार फिर से दमदार जीत दर्ज करेगी या नामीबिया कोई बड़ा उलटफेर कर पाएगी? सबकी निगाहें हैं दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम पर। कैमरा पर्सन एसपी दुबे के साथ नारायण सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। और भारत नामीबिया के इस मैच पर और बात करने के लिए हमारे साथ गौरव जुड़ रहे हैं सीधे न्यूज रूम से। गौरव, आज की पिच किसे मदद करने जा रही है? किस तरह का रोमांच है इस पूरे मैच को लेकर? देखिए ऋतु, कह सकते हैं कि भारत के लिए एक पहले जिस तरह से अमेरिका सामने था, अब नामीबिया है, तो एक बेहतर चुनौती सामने होगी, क्योंकि किसी भी टीम को इस फॉर्मेट में आप कम करके नहीं चल सकते हैं। और खासतौर से एक ऐसे समय पे जबकि आपने अमेरिका के खिलाफ आपका जो टॉप ऑर्डर था या मिडिल ऑर्डर था वो भी पूरी तरह से लड़खड़ाया हुआ था। ये अच्छी बात है कि सूर्य कुमार यादव ने वहाँ पे एक अच्छी पारी खेल करके टीम को संभाला था और उसके बाद वापसी कराई थी। तो यहाँ पे टीम के लिए अपनी पास एक कमजोरी और जो ताकत है टीम की, उसको एक बार और परखने का एक अच्छा मौका है, क्योंकि 15 तारीख को आपका अहम मुकाबला जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ होने वाला है। तो उसे मुकाबले से पहले ये एक अच्छी तैयारी के रूप में सामने होगा। और जहां तक नामीबिया की बात है तो ये टीम बेहतर लगातार करती आई है। इससे पहले उनका मुकाबला नीदरलैंड से हुआ था, वहां पे उनको हार का मुंह देखना पड़ा था। तो ऐसे में उनके लिए एक बड़ी चुनौती ये रहेगी कि वो यहां पर जीत हासिल करके अपनी चुनौती को कम से कम बरकरार रखें। और दिशा उनकी ये होगी कि जिस तरह से भारतीय टीम अभी पिछले काफ़ी समय से अपनी चोट या फिर कहना चाहिए कि बीमारी से जूझ रही है, कहीं ना कहीं जो खिलाड़ी हैं वो कहीं ना कहीं बीमारियों से भी जूझ रहे हैं, चोट से भी जूझ रहे हैं। तो इसमें वो कहीं ना कहीं नामीबिया की टीम जो चाहेगी कि अगर भारतीय टीम किसी परिवर्तन के साथ सामने आती है तो यहाँ पे वो उन सर्कल्स को एक कहना चाहिए कि रेखांकित करे और वहाँ पे अटैक करने की कहीं ना कहीं कोशिश करेगी नामीबिया की टीम, ताकि वो अपने इस मुकाबले को अगर वो यहाँ से अगर जीतते हैं तो उनके लिए एक बड़ा बूस्टअप होगा। लेकिन फिलहाल कागज़ की बात कर लें या प्रदर्शन की बात कर लें, दोनों में भारतीय टीम का कोई मुकाबला इस वक्त फिलहाल दिखता नहीं है। तो ऐसे में टीम की कोशिश यही रहेगी कि एक और अपनी जो बेंच स्ट्रेंथ है उसको कहीं ना कहीं टटोलने की एक कोशिश होगी, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर जो हैं, जो कि न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज़ में चोटिल हो गए थे, अब वो वापस आ गए हैं। तो देखना होगा कि आज भारतीय टीम किस किस तरह का बदलाव के साथ सामने आती है। क्या संजू सैमसन को आज जगह मिलती है, क्योंकि अभिषेक शर्मा वैसे तो अस्पताल से उन्हें छुट्टी मिल गई है, पेट के संक्रमण के चलते वो बीमार थे, लेकिन अभी वो इतने फिट हैं या नहीं है कि वो इस मुकाबले को खेल पाएँ। तो ऐसे में संजू सैमसन की जगह जो है वो यहाँ पर बनती हुई नज़र आती है कि वो आज ओपन कर सकते हैं ईशान किशन के साथ। तो इस तरह की समीकरण जो है वो सामने है भारतीय टीम के, और यहाँ से टीम बस यही चाहेगी कि अपनी जो जीत की लय उन्होंने अमेरिका के खिलाफ हासिल की थी उसी को नामीबिया के खिलाफ भी हासिल करें। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव पूरी जानकारी के लिए। और आईसीसी T20 विश्व कप में आज श्रीलंका का सामना ओमान से हो रहा है। पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका ने ओमान के सामने जीत के लिए 226 रन का लक्ष्य रखा है। जवाब में ताज़ा समाचार मिलने तक ओमान ने 2 विकेट पर 15 रन बना लिए थे। इससे पहले टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंका ने 5 विकेट पर 225 रन बना लिए। श्रीलंका ने आक्रामक शुरुआत करते हुए तेजी से रन बनाए। पवन
रत्नायके और कुशल मेंडिस ने करीब 9 के रन रेट से रन बनाए। पवन रत्नायके ने अर्धशतकीय पारी खेलते हुए 60 रन का योगदान दिया। वहीं कुशल मेंडिस ने अर्धशतक लगाने में सफलता पाई। कुशल 61 रन बनाकर आउट हुए। कप्तान दासुन शनाका ने अंतिम ओवर में तेजी से 50 रन की पारी खेली। और आज के एक अन्य मुकाबले में नेपाल का सामना इटली से होगा। विश्व कप के पहले मैच में इंग्लैंड के खिलाफ करीबी मुकाबले में मिली हार से उबरकर नेपाल की टीम जीत के इरादे से मैदान पर उतरेगी। यह पहला मौका होगा जब नेपाल और इटली की टीम आमने सामने होगी। लेग स्पिनर संदीप लामिछाने और बल्लेबाज दीपेंद्र सिंह एरी और लोकेश बाम ने इंग्लैंड के खिलाफ अपनी टीम को जीत की दहलीज के करीब पहुंचा दिया था, लेकिन अंतिम 2 ओवर में नेपाल के 33 रन दे दिए थे, जो कि अंत में जीत और हार का अंतर बना। शेरफैन रदरफोर्ड के अर्धशतक और गुडाकेश मोती के 3 विकेट की मदद से वेस्टइंडीज ने आईसीसी T20 विश्व में लगातार दूसरी जीत हासिल की। वेस्टइंडीज ने बुधवार को खेले गए अहम मुकाबले में इंग्लैंड को 30 रन से हराने में सफलता पाई। शेरफिन ने नाबाद 76 रन की पारी खेली। वहीं गुडाकेश मोती ने 3 विकेट लेने में सफलता पाई। जीत के लिए 197 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड की टीम 19 ओवर में 166 रन पर आउट हो गई। सैम कुरेन ने सर्वाधिक 43 रन की नाबाद पारी खेली। फिन सॉल्ट ने 14 गेंद में 30 रन बनाए। और खेल की इन्हीं खबरों के साथ मिड डे प्राइम में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।